राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था और सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया था। तो इस एडजॉर्प्शन के बाद आज अपन लेते हैं एक नया टॉपिक, कैटालिसिस। ठीक है, तो ये जो कैटालिसिस है ये होता क्या है? देखो, एक रिएक्शन है कि अगर मैं KClO3 इस KClO3 को 600 डिग्री या 600 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये KCl प्लस O2 में टूटता है, ऑक्सीजन मिलती है अपन को। ऑक्सीजन प्राप्त करने का मेथड है ये। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में अगर मान लीजिए MnO2 डाल दिया जाए तो ये रिएक्शन 338 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपने MnO2 नहीं डाला था तब तक तो रिएक्शन हो रही थी 600 पर, और अब रिएक्शन हो रही है कितने पर? 338 पर। रिएक्शन कम टेम्परेचर पर हो गई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे को रिएक्शन करवानी है A प्लस B से एक प्रोडक्ट बनाना है AB, और ये रिएक्शन मान लो स्लो हो रही है, तो इस रिएक्शन को फास्ट करने का एक तरीका है मेरे पास कि मैं इस रिएक्शन में बाहर से कोई पदार्थ डाल दूं, और बाहर से डाला गया ये पदार्थ इस रिएक्शन को तेज कर देगा। तो बाहर से डाला गया ये जो पदार्थ है, सबस्टेंस है, ये कहलाएगा कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट करते क्या है भाई? किसी रिएक्शन को तेज कर देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट होते हैं। अगर मान लो मैं एक कर्व बनाना चाहूं, एक ग्राफ बनाना चाहूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच और एनर्जी के बीच, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी के बीच में एक कर्व बनाना चाहूं तो देखिए ये रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देता हूं तब रिएक्शन जल्दी हो गई। समझे? इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी बिना कैटलिस्ट के। ये रिएक्शन हो रही है कब? विदाउट कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन हो रही है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट क्या करता है भाई? कुल मिला के बात यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है जिससे रिएक्शन स्पीडली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के पहला एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कि KClO3 MnO2 डालने पर कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। यहां पर मैंने ये बताया कि A और B को मिलाना है, बाहर से कोई पदार्थ डाल दो, सबस्टेंस डाल दो, उसको आप कैटलिस्ट बोलेंगे, रिएक्शन को तेज कर देगा। रिएक्शन को तेज करने का तरीका है कि देखो यहां पर ये रहा, जो ही आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट डालते ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्शन स्पीडली हो जाती है। तो ये अपन ने देखा कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो ध्यान रखना, कैटलिस्ट बाहर से डाल, किसी भी रिएक्शन में बाहर से डाले गए वो सबस्टेंस होते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं, कैटलिस्ट बोलेंगे आप उनको। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ
कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो टाइप ऑफ कैटलिस्ट की अगर बात करें तो यहां पर दो टाइप हैं कैटलिस्ट के। एक टाइप ऑफ कैटलिस्ट की बजाय मैं टाइप ऑफ पहले कैटलिसिस पढ़ ले अपन। एक है होमोजीनियस, और एक हेट्रोजीनियस। तो देखिए दो प्रकार का अपने पास कैटालिसिस है। उत्प्रेरण है, उत्प्रेरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो उत्प्रेरण है या ये जो कैटालिसिस है, ये दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। पहला ले लेते हैं अपन, होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस में होता क्या है, देखो कि अगर मैं पहला एग्जांपल लूं कि SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, और यहां पर कैटलिस्ट काम आता है NO। ध्यान देने वाली बात है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो यहां पर होता क्या है, रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम रहती है। तो ध्यान रखना, अगर फिजिकल स्टेट सेम रहती है तो आप इसको बोलोगे होमोजीनियस। फिजिकल स्टेट सेम है किसकी, रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की। और भी एग्जांपल है यहां, जैसे इसका आप रिएक्टेंट भी लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। जो शर्करा है उस शर्करा का जलापटन कर दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया। यहां पर भी देखें, क्रियाकारक और उत्प्रेरक, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है। तो ये कहलाता है भाई होमोजीनियस कैटालिसिस। अब अपन क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, या इसके लिए अपन एक थ्योरी लेते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए एक थ्योरी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अपन देखते हैं होमोजीनियस के लिए। तो ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि सबसे पहले ये जो O2 है वो NO के साथ मिलेगा और NO2 बनाएगा। उसके बाद में ये जो NO2 है ये NO2 SO2 के साथ मिलकर SO3 प्लस NO बनाएगा, और ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है वो ये कहती है कि ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट सबसे पहले, जैसे रिएक्शन मान लो मैं यहां बताऊं कि रिएक्शन ये हो रही है कि A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है AB, और यहां कैटलिस्ट का हमारा C। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये कैटलिस्ट C इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाएगा। कैटलिस्ट दोनों में से किसी एक के साथ इंटरमीडिएट, जैसे A के साथ
सी मिल गया, AC बन गया। ये AC इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो AC है, ये AC बाद में B के साथ मिलता है और AB प्लस C, कैटलिस्ट फ्री, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि ये थ्योरी ये कहती है कि कैटलिस्ट पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है किसी एक के साथ, यानी ये जो रिएक्शन बता रहा हूं मैं, ये रिएक्शन है कि SO2 और O2 मिलकर के SO3 बना रहे हैं और यहां पर कैटलिस्ट काम आता है NO। तो ये NO पहले इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर दूसरे के साथ मिलकर के प्रोडक्ट बनाएगा। कैटलिस्ट दोनों में से किसी एक के साथ मिलेगा, पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बाद में किसी दूसरे के साथ उत्पाद बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो यह इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी होमोजीनियस के लिए। अब आ जाते हैं अपन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इसकी थ्योरी इधर पढ़ लेंगे, इधर देख रहे हैं अपन। पहला एग्जांपल है, भी आपने देखा था कि SO2 और O2 मिलकर के SO3 बनाते हैं, ठीक है। ये भी गैस था, ये भी गैस था और यहां मैंने कैटलिस्ट डाल दिया PT, जो कि सॉलिड है। तो यहां पर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो तो आप इसे बोलो हेटेरोजीनियस। और दूसरा एग्जांपल देखें, यहां पर एग्जांपल आप ये ले लेंगे कि N2 प्लस 3H2 से 2NH3 हैबर प्रोसेस, गैस है, सॉलिड है, ठीक है। तो इन एग्जांपलों में आप ये देखेंगे कि यहां रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अपन वही एडजॉर्प्शन थ्योरी देखते हैं। पहली थ्योरी है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये थ्योरी तो ये कहती है भाई कि रिएक्टेंट आएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट के ऊपर ये और ये आएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो गए और उसके बाद इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इस प्रकार से, और ये हट जाएंगे, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये आपके पास थ्योरी है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कि रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट के ऊपर आकर के एडजॉर्ब होंगे और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है यहां, वो दूसरी थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। हेटेरोजीनियस जो कैटालिसिस है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। यहां पर अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी कि ये जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है वो होता कैसे है। तो पहला अपन ने पढ़ा था कि ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, फिर अपन पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में होगा क्या भाई कि ये A, ये B, कैटलिस्ट C बन गया AB प्लस C, ये रिएक्शन है। तो इसमें होगा क्या, जब इसकी आप मैकेनिज्म देखें तो ये A और B इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे और ये तीनों मिलकर इस प्रकार से एक
इंटरमीडिएट बनाएंगे और उसके बाद ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। ये इसकी थ्योरी है। ये थ्योरी हो गई हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे जो आगे मैंने दे दिए हैं, जब आप नोट्स देखेंगे तो उसमें। तो अब तो समझे यहाँ पर सिर्फ हेटेरोजेनियस का मीन्स होता है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी। दो थ्योरियाँ पढ़ ली आपने, एक तो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ ली, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी पढ़ ली। होमोजीनियस में भी आपने ये पढ़ी थी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जो कैटलिस्ट है वो पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलेगा फिर दूसरे के साथ मिलेगा। दो थ्योरी हो गई। इन्हीं दोनों थ्योरियों का कंबाइंड तीसरी थ्योरी है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में होगा क्या भाई, देखें। स्टेप फर्स्ट, यही बता रहा हूं, डायग्राम के द्वारा ही समझें। सबसे पहले आप क्या करें कि जो रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट को हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं मैं एथीन के साथ निकल कैटालिस्ट के ऊपर। तो आप क्या करें, सबसे पहले इन रिएक्टेंट को इस कैटालिस्ट के ऊपर लाएं। तो स्टेप फर्स्ट होगी डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को आप कैटालिस्ट के ऊपर लाएं, रिएक्टेंट को कैटालिस्ट के ऊपर लाएं। स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड में क्या होगा कि ये जो दोनों हैं इनका इस कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एथीन। ठीक है भाई, एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन के बाद तो सेकंड जो स्टेप हो जाती है वो सेकंड स्टेप हो जाती है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहला तो है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को लेकर आओ पहले कैटालिस्ट के ऊपर। दूसरा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होगा। और स्टेप थर्ड यहां क्या होती है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो थर्ड आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा देखो, इस प्रकार से यहां इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है भाई। अब ये जो इंटरमीडिएट जब बन गया तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा और उसके बाद इस प्रोडक्ट को ये जो एथीन थी C डबल बॉन्ड C था उसके साथ ये H जुड़ जाएगा और इस प्रकार से एथेन बन जाएगी। तो फोर्थ स्टेप में इसका डिसॉर्प्शन होगा,
यानी जो प्रोडक्ट है वो वहां से हट जाएगा। और अगला है इसको यहां से दूर ले जाओ, ये C2H C2H6 दूर ले गए। तो कुल मिलाकर के एक बार आप मॉडर्न जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, दोनों चीजों की एक बार आप डायग्राम से समझें। इस निकल कैटलिस्ट के ऊपर सबसे पहले इन कैटलिस्टों को लेके आओ, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद में ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद में यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट वहां से हट जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। और उसके बाद इसको आप यहां से हटा करके दूर ले जाओ, ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया एथीन से एथेन। तो ये होगी आपके पास मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो 5 स्टेप होती है इसमें। सबसे पहले आप रिएक्टेंट का डिफ्यूजन करो, फिर वो रिएक्टेंट का एडजॉर्ब होगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसका डिसॉर्प्शन होगा और फिर उसका दूर डिफ्यूजन होगा प्रोडक्ट का। तो आपके पास 3 थ्योरियां हो गई, एक एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और तीसरी है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है भाई कि जैसे मान लो N2+3H2 से 2NH3 बन गया, यहां पर आपने डाल दिया Fe, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, एक्टिव साइट बढ़ा देता है। ठीक है भाई, तो ये इनको बोलेंगे आप पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं H2O2 H2O+ O2 में टूट रहा है और यहां पर मैं ग्लिसरीन डाल दूं, तो ये ग्लिसरीन क्या करेगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, इसलिए इसे बोला जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देते हैं। ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा, एक रिएक्शन है एस्टर का, अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एक तो एसिटिक एसिड बनता है और एक बनता है C2H5OH। तो यहाँ ये जो एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड के बनते ही रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है, तो इस एसिटिक एसिड को यहाँ ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है। पॉजिटिव हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देगा, ऑटो हो गया, प्रोडक्ट बनते ही रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है। और चौथा होता है एक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड क्या होता है, देखो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में हो जाता है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइट का नहीं होता। सोडियम सल्फाइड का हो जाता है लेकिन सोडियम सल्फाइड का नहीं होता। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को मिक्स करके ऑक्सीडेशन करवाऊं, यानी रिएक्शन में ये करवाऊं Na3AsO3 प्लस Na2SO3 प्लस O2। अब ऑक्सीडेशन दोनों का हो जाएगा, Na3AsO4
प्लस Na2SO4, दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर इस Na2SO3 ने इसके ऑक्सीडेशन को इंड्यूस्ड किया है, इसलिए ऐसे जो कैटलिस्ट हैं वो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहलाते हैं, जिनकी वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाए या दूसरे की रिएक्शन हो जाए, वो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट हो गए। ऑक्सीडेशन हो गया था, नहीं हो रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ? सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो आपके पास जो कैटलिस्ट हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव वेग बढ़ा देंगे, नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देंगे, ऑटो एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करेगा, और इंड्यूस्ड यहां इस रिएक्शन को देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन पहले नहीं हो रहा था, इसका हो रहा था, लेकिन दोनों को मिला दिया तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया इसकी प्रेजेंस में। ये हो गया आपके पास टाइप ऑफ कैटलिस्ट। एक होता है कैटालाइटिक पॉइजन और एक होता है कैटालाइटिक प्रमोटर। तो कैटालाइटिक पॉइजन और कैटालाइटिक प्रमोटर क्या होते हैं, इन दोनों की बात करें। देखें, पॉइजन तो क्या होगा कि रिएक्शन एक ये है कि N2 + 3H2 से 2NH3 बन गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इस अमोनिया निर्माण की या अमोनिया फॉर्मेशन क्या, ये जो हैबर प्रोसेस है, इस हैबर प्रोसेस में अगर मैं CO डाल दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इस CO को बोला जाएगा कैटालाइटिक पॉइजन। ये क्या कर देते हैं कि जो एक्टिव साइट होती है ना भाई, उन एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, खुद बैठ जाते हैं वहां जाकर के, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, तो ये कहलाएंगे कैटालाइटिक पॉइजन। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं कैटालाइटिक प्रोमोटर की बात करूं, इसी रिएक्शन में N2 + 3H2 से 2NH3, कैटलिस्ट यहां Fe और मैंने डाल दिया मोलिब्डेनम MO। तो ये मोलिब्डेनम क्या करता है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है? इस Fe की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये Fe की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। और कैसे? ये एक्टिव साइट घटा देगा, ये एक्टिव साइट बढ़ा देगा। तो सारा खेल एक्टिव साइट का होता है कि एक्टिव साइट बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी इस Fe की, कैटलिस्ट की। तो अगर कैटलिस्ट की एक्टिव साइट को बढ़ा दे तो वो प्रोमोटर कहलाएगा, और एक्टिव साइट को घटा दे वो पॉइजन कहलाएगा, ठीक है। तो दो चीजें और पढ़ लिया आपने, कैटालाइटिक पॉइजन और कैटालाइटिक प्रमोटर। देखो, कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टीज तो है एक्टिविटी। देखो, H2 और O2 मिलकर के H2O नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन अगर H2 और O2 में PT डाल दिया जाए या PT की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो PT है, इस PT की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, वो 10⁻13 टाइम तक इंक्रीज कर सकते हैं। इतनी गुना बढ़ा देते हैं, 10⁻13 गुना तक उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट। बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन स्लो हो रही है, जो ही आपने मिला बहुत तेज रिएक्शन हो जाएगी,
तो आप इसे बोलेंगे एक्टिविटी, कि उस रिएक्शन को कितना तेज कर सकता है कैटलिस्ट, ये होगी एक्टिविटी। देखो बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, कैटलिस्ट डालती रिएक्शन हो गई। एक अपन ने देखा था कि ClO3 के एग्जाम्पल में जब तक MnO2 नहीं डाला था रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रही थी, कैटलिस्ट डाल दिया MnO2 लो टेम्परेचर पर हो गई। स्पेसिफिसिटी, ये जो स्पेसिफिसिटी है इसकी अगर आप बात करते हैं तो देखो मैं 2-3 एग्जाम्पल यहां लेता हूं। कैटलिस्ट ध्यान रखना हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं कि CO और H2 की रिएक्शन करवाएं आप, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की रिएक्शन करवाएं। पहला अगर मान लीजिए आप फॉर्मेल्डिहाइड बनाना चाहें, एल्कोहल बनाना चाहें या CH4 बनाना चाहें, इक्वेशन बैलेंस कर दूं, ये लो, ठीक है। रिएक्टेंट देखो तीनों में सेम है लेकिन प्रोडक्ट तीनों में अलग अलग बन रहा है। तो यहां पर कैटलिस्ट बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि यदि इस रिएक्शन में CO और H2 में अगर आप कॉपर डालेंगे, ये देखिए इसमें डली हुई है CO प्लस H2, अब इसके अंदर आप कैटलिस्ट कौन से डाल रहे हैं उस कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सपोज आपने कॉपर डाल दिया तो कॉपर डालते ही फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, कॉपर डालते ही फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि आप कॉपर ZnO विद Cr2O3 ये चीज डाल दें, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। और इसी तरीके से यदि आप निकिल डाल दें तो CH4 बन जाएगा। तो ध्यान दे लो, कैटलिस्ट अलग अलग चेंज कर दिए, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। क्या हो गया? हाईली स्पेसिफिक है। और हाईली सिलेक्टिव का मीन्स ये होता है कि ये कॉपर यहां कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जरूरी नहीं हर रिएक्शन में कॉपर कैटलिस्ट का काम करे, जरूरी नहीं हर रिएक्शन में कॉपर कैटलिस्ट का काम करे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, हाईली सिलेक्टिव होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं और इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा डाल दो रिएक्शन को बहुत तेज कर देंगे। इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट डालेंगे ये? तो इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस फर्क इतना पड़ता है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जल्दी आ जाता है। A प्लस P से AB इक्विलिब्रियम हो गया। कैटलिस्ट नहीं डालोगे, ये इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था आने में टाइम लगेगा। कैटलिस्ट डाल दिया, थोड़ा जल्दी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, अपरिवर्तनशीलता या ये चेंज नहीं होते। स्टार्टिंग में जैसे MnO2 की बात कर रहे थे अपन, MnO2 मान लीजिए बड़े बड़े टुकड़े आपने डाले तो रिएक्शन के बाद में उसका पाउडर मिलेगा, यानी फिजिकल स्टेट चेंज जरूर हो सकती है, कैटलिस्ट का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा कैटलिस्ट का, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। टेम्परेचर की बात करें, एक निश्चित टेम्परेचर तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप तक ये सही ढंग से अच्छे से काम करते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया था भाई कि कैटलिस्ट क्या होगा, बाहर से डाले गए सब्सटेंस जो रिएक्शन को चेंज कर दें, रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दें, या तो स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड को घटा देंगे, कैटलिस्ट कहलाएंगे। और ये जो पूरी फिनोमिना है, इस पूरी फिनोमिना को आप कैटालिसिस बोलेंगे। और कैटालिसिस दो टाइप का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। कैटलिस्ट 4 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस्ड। ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस दोनों की आपने थ्योरियां पढ़ ली, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट पढ़ लिए। ठीक है, यह आपका हो गया कैटलिस्ट। एक और कैटालाइटिक पॉइजन और कैटालाइटिक प्रोमोटर पढ़ लिए थे आपने। ठीक है, अगले वीडियो में अपन एंजाइम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।